हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और कई बार पेपर में आए हुए हैं, वो पढ़ते हैं हम। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बारे में आ सकता है। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के कार्य क्या है, तो हम यहाँ से उसमें स्टार्ट करके लिख सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली से। या वीडियो देख लीजिए कि तो समझाने का उतना टाइम नहीं है। मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं निकलने वाली थोड़ी देर में, तो एक बार आप देख लीजिए एक बार। इसकी कठिनाइयाँ हैं, उसके बाद ये मुद्रा क्या है वो बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है परिभाषा क्राउथर के अनुसार, इजी लैंग्वेज में लिखा है, याद हो जाएगा जल्दी से। इसके बाद जो इसके कार्य क्या है, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, देख लीजिए आप। इसके बाद ये दो और है, सहायक कार्य के दो पार्ट और है इधर। यहाँ तक ये मुद्रा का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। अगर मुद्रा चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ जाता है, नहीं आता तो अभी लिख के आ जाओ, मैं तो यही करूँगी। इसके बाद है आय का चक्रीय प्रभाव द्विक्षेत्रीय अर्थशास्त्र। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसमें का, अगर इतना भी कर लिए तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। ये देख लो आप, त्रिक्षेत्रीय में ये तीन आते हैं इसमें, परिवार, वित्तीय बैंक और फर्म, ठीक है। वस्तु सेवाएं क्या लिखा है, फर्म परिवार को जीवन उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराएगी, ठीक है। और परिवार वस्तु और सेवा के लिए पुनः व्यय करेगा और पैसा फर्म के पास आ जाएगा। इसमें तीन लोग फर्म को अपनी आप सेवाएं देते हैं उत्पादन करने के लिए। ये अब डायग्राम देख लो एक बार। इसके बाद ये त्रिक्षेत्रीय का, इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। ये देख लो एक बार, कि समझाने का टाइम नहीं है अब। जो हमारा अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स जिसको बोलते हैं, इसके अंदर में आता है हमारा उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु आता है। ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, उसके बारे में ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर इसमें सकल घरेलू उत्पाद में क्या चीज़ शामिल नहीं किया जाता है वो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय को हम क्या बोलते हैं, साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में से पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है बताओ, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NNPFC जो होता है यही राष्ट्रीय आय होता है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं NNPFC को। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कॉमन होता है, इसको एक बार पढ़ोगे तो ईजिली याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो पहला क्या, साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक देश के सामान्य निवास। जब राष्ट्रीय की बात की जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो राष्ट्रीय है, यहाँ पे राष्ट्रीय पूछा है, यहाँ पे भी राष्ट्रीय है, यहाँ पे भी राष्ट्रीय है। जहाँ पे राष्ट्रीय की बात की जाएगी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जहाँ पे राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जाएगी वहाँ पे क्या है, सामान्य निवासियों द्वारा, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के शुद्ध मूल्य से है। यहाँ पे क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद है सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं में शुद्ध मूल्य से है, ठीक है। और जैसे दूसरा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये क्या है, बाजार कीमत हमें निकालना है शुद्ध बाजार राष्ट्रीय आय पे। तो एक देश के राष्ट्रीय आय तो सामान्य निवासी द्वारा एक वर्ष के उत्पादित
वस्तु और सेवा के शुद्ध बाजार मूल्य से है। ठीक है, देखो पूरा सेम है, अभी एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, जल्दी याद हो जाएगा। बस हमें इसमें क्या याद रखना है, इसमें साधन निकालना है, तो यहाँ पे शुद्ध आ जाएगा, शुद्ध मूल्य निकालना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या आ जाएगा, घरेलू सीमा के अंदर, और राष्ट्रीय आय आएगा तो सामान्य निवासी द्वारा। ठीक है, बस ये थोड़ा डिफरेंस है, हो जाएगा, बहुत इजी है। थोड़ा लिखने में उल्टा हो गया था, एक मिनट, सॉरी। ये यहाँ से पहले ये है, उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ तक का, यहाँ तक है नेशनल का है, डेफिनेशन वगैरह थ्योरी जो आएगी। ठीक है, इसके बाद ये मेथड्स हैं, 3 मेथड्स है इसमें नेशनल का फाइंड करने का। पहला उत्पादन विधि, ये देखो इसमें 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के बाजार मूल्य की गणना की जाती है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा को बाजार कीमत से गुना करते हैं। तो देखो आप यहाँ एग्जाम्पल लेके आप दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे हमने क्वांटिटी ले ली, मात्रा ले ली, हमने कुछ भी, इसकी हमने कीमत ले ली है, तो इन मात्रा और कीमत का जो गुना करते हैं, उत्पादन की मात्रा और बाजार कीमत को गुना करते हैं, तो वहाँ से हमारा क्या आ जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था के 3 भागों में बांटते हैं। हमने शुरू से देखा है, 10th में भी ये है आया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में होता है कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य, ये 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। तीनों क्षेत्र में वो उत्पादन जो होता है, तीनों क्षेत्र में उनकी गणना करते हैं, तो हमारा वहाँ पे GNP मिलता है। ठीक है, और हमें अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालना है, इस यहाँ से GNP हमें मिलेगा, इन तीनों को जो आय होगा उसको गणना करने के बाद GNP आएगा। और हमें राष्ट्रीय आय निकालना तो क्या करेंगे, GNP में मूल्यह्रास जो होगा हमारा वो घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सावधानी क्या क्या होती है, दोहरी गणना, अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल। अब इसमें जो पहला जो उत्पादन विधि के अंदर हम दोहरी गणना भी लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल काउंटिंग। दोहरी गणना क्या होता है, राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि मिला के क्वेश्चन यही आ जाएगा, बीच में से क्वेश्चन बन जाएगा दोहरी गणना के बारे में बताओ, उत्पादन विधि का बताओ बारे में उसके, या फिर कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा, कुछ ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोहरी गणना क्या हो गया, राष्ट्रीय आय की गणना में एक ही वस्तु के मूल्य के एक से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहलाता है। इससे बचने के लिए मूल्य वृद्धि विधि अपना अंतिम उत्पाद विधि का प्रयोग करते हैं। मूल्य वृद्धि विधि और जो हमारा उत्पादन विधि है दोनों सेम होता है। ठीक है, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ले ली 4 कोई प्रोडक्ट उत्पाद ले लिए, तो क्या हो गया हमारा, गेहूँ, आटा मिल, बेकरी, उपभोक्ता, ये हो गया। उसके प्राइस हमने लिख दिए, मध्यवर्ती व्यय लिख दिया हमने, मूल्य, उसके बाद मूल्य वृद्धि यहाँ से आ जाएगा। कैसे आएगा, मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु जो है, देख लो एक बार, 200, 400 माइनस कर 300, 1200 हो गए 300, हमारा कितना आ गया GNP 1200। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा व्यय विधि। व्यय विधि के अंदर में देखो वही चीज़ आ रहा है हमारा, जो कंजप्शन आता है, उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात, जो हमारा आता है ना उसमें इक्विवेलेंट वाला, इसमें हमें फॉर्मूला लगाते हैं y निकालने के लिए, C + G + I + ये x - M, ये लगाते हैं फॉर्मूला। हमारे क्वेश्चन में क्या आ सकता है, हमसे पूछ सकता है कंजप्शन बताओ क्या होता है। ठीक है, शुद्ध निर्यात क्या होता है, या फिर इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें व्यय विधि भी पूछ सकते हैं। तो व्यय विधि में हम ये सब चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, उपभोग व्यय क्या होता है, सरकारी व्यय क्या होता है, निवेश व्यय क्या होता है, शुद्ध निर्यात क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, ये इसमें है, ये जैसे मैंने यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे GNP और NNP में अंतर बता दो क्या होता है, GNP और GDP में अंतर बताना होता है। उसके बाद PI है, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय, ये पेपर में आ सकता है। नेशनल इनकम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है। GDP, जैसे यहाँ पे है GDP और GNP में डिफरेंस आ जाता है। GDP ये हो गया, और देखो GDP में भी मैंने बताया व्यय विधि वाला था उसमें, तो वही चीज़ में GDP वो लिख सकते हैं, और GNP ये है हमारा, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, रियल GDP और नॉमिनल GDP दोनों में डिफरेंस करना है साथ, या फिर इसको एक्सप्लेन करने में भी आ जाता है। GDP डिफ्लेक्टर वाला भी है, इसके एक एग्जाम्पल कैसे समझा सकते हैं फॉर्मूला याद करके।
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आय विधि। आय विधि के बारे में देखो, इसमें लिखा हुआ है, इसका आय विधि का मैंने छोटा सा ही लिखा है। इसका बाद क्वेश्चन आ जाता है ये सेविंग फंक्शन वाला, बचत फलन। बचत फलन के ये डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं ऐसे करके। जैसे हमें इनकम हमने कुछ भी ले लिया, सी हमने कुछ भी ले लिया, इनकम क्या आ गया हमारा वाई, तो ऐसे निकाल सकते हैं वाई माइनस सी करके ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल लेके हमें दिखाना है। इसके बाद है एमपीसी और एमपीएससी में संबंध क्या होता है, तो वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे ये आप देख लो, दोनों में संबंध दिखाना है तो कैसे करना है यहाँ पे। इसका ये एग्जाम्पल लेके हमें दिखाना है। एग्जाम्पल हमने वाई कुछ भी ले लिया, सी हमने कुछ भी ले लिया, तो यहाँ से एस निकाल सकते हैं। ठीक है, एपीसी है हमें निकालना है, एपीसी सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे एपीएस आएगा। ठीक है, एपीसी के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एस भी चाहिए, एपीएस के लिए एस चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, एस से वाई माइनस सी करके एस निकल जाएगा। फिर एपीसी आ जाएगा हमारा सी अपॉन वाई। ठीक है, सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे एमपीसी एमपीएस वाला है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। उसके बाद है एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है। एपीसी और एपीएस में संबंध है। उसके बाद ये डायग्राम बना हुई ऊपर का गलत है, ये डायग्राम है नीचे वाला, ये देख लो आप, नीचे की लाइन भी नहीं है, थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, एपीएस क्या होता है और एपीसी क्या होता है। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रखा है हमने। अगर नहीं आएगा तो ऐसे एग्जाम्पल लेके हम उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, कुछ तो मिलेगा ही। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, पूंजी सीमांत क्षमता, MEC बोलते हैं इसको, मार्जिनल एफिशिएंसी कैपेसिटी है, ऐसे कुछ तो कैपिटल पूंजी है, कैपिटल आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये देख लो आप, इसका एक क्वेश्चन भी है प्रैक्टिकल, ये फॉर्मूला है ऊपर, SP से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका ये डायग्राम है। इसके बाद ये नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में, चांस है ये आएंगे पेपर में। मैंने वही नोट्स बनाए, टाइम नहीं था मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो जो बहुत बार क्वेश्चन आ रखे एग्ज़ाम में मैंने उसके नोट्स मैंने तैयार किए, बहुत कम है लेकिन। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन ये लिखे हुए हैं, इसका जो कारण होते हैं वो भी लिखे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद हमें निकालना तो कैसे आएगा, उपभोग, सरकारी व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, जिसको हम बोलते हैं C प्लस G प्लस I प्लस T लिखते हैं, तो वही है। उसके बाद बचत फलन मतलब S, वाई माइनस सी भी होता है, वाई माइनस ब्रैकेट हो जाएगा A प्लस बी वाई, वाई माइनस A माइनस बी वाई माइनस A प्लस ब्रैकेट 1 माइनस बी वाई। ठीक है, उपभोग फलन का क्या होता है, C इक्वल टू A प्लस बी वाई। अब यहाँ पे देखो, शुद्ध हमें निकालना है, तो सकल में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। शुद्ध मतलब नेट, सकल मतलब जी। ठीक है, शुद्ध मतलब नेट और सकल मतलब ग्रोस। अगर हमें नेट निकालना है तो क्या करेंगे, ग्रोस में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और हमें ग्रोस निकालना है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। और राष्ट्रीय और घरेलू, नेशनल और डोमेस्टिक, जिसको हम N से और D से डिनोट करते हैं, इसको हम N से और इसको क्या कहते हैं, G से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेट सकल N G N D। विदेशों से क्या करेंगे हम, विदेशों से शुद्ध साधन आय निकालना है पहले में, तो क्या करेंगे, विदेशों से अर्जित साधन आय माइनस
विदेशों को भुगतान की गई साधन आय। ठीक है, ये देखो फॉर्मूले लिखे हुए हैं सिर्फ। ठीक है, ये देख लो एक बार, टाइम नहीं है, लेट हो रही मैं भी, या फॉर्मूले देख लो। इसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला है। राजकोषीय नीति, इसको फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, ये तरह से मैंने लिखा है इसमें। इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है संतुलित बजट गुणक, देख लीजिए अब इसके बारे में, ये फॉर्मूला है। इसमें ये संबंध है गुणक और एमसी के बीच में, एमपीसी के बीच में रिलेशन बताने के पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने बस इतने ही नोट्स बनाए तो मैंने शेयर कर दिया है, शायद आपकी हेल्प हो जाए इससे।